नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर आपके अपने राजनीति मंथन के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपको विदित है, हम प्रतिदिन आपके लिए बेहतरीन सेशन लेकर आ रहे हैं। और आज पॉलिटिकल साइंस की पीवाईक्यू जो कि यूजीसी नेट, जेआरएफ और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की इस बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ आप जुड़ें और इसका भरपूर आनंद लें। देखिए, पिछली क्लास में मैंने प्रस्तावना के संदर्भ में, प्रियम्बल के संदर्भ में बात की थी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सभी मेरे साथियों का स्वागत नंदन अभिनंदन है आपके अपने राजनीति मंथन के चैनल पर। तो देरी ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं जल्दी से। तो आज जो हम बात करेंगे पहले प्रश्न पर, वो पहला प्रश्न क्या रहने वाला है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935, जो भारत शासन अधिनियम 1935 की चर्चा होगी यहाँ, और उसके प्रावधानों के अंतर्गत कुछ व्यवस्थाएं हैं। भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ को आवंटित की गई संख्या कितनी थी। यानी कि यहाँ जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935, इस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कितनी सीटें आवंटित की गई। अब ध्यान रखें, अजमेर मेरवाड़ जो क्षेत्र है वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है, और आपने इसको संविधान सभा के अंतर्गत भी जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ संविधान सभा में 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सीटें ली गई, जिसमें एक अजमेर मेरवाड़ था, एक कुर्ग था, एक बलूचिस्तान था और एक सिंध था। तो इन चारों के लिए एक एक सीट निर्धारित की गई थी संविधान सभा में भी। और उसी प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत की संघीय विधानसभा में, जो भारत की संघीय विधानसभा बननी थी भारत संघ के निर्माण के लिए, उस संघीय विधानसभा में भी एक सीट निर्धारित की गई। कितनी निर्धारित की गई दोस्तों? एक। तो ध्यान रखें, संविधान सभा में भी अजमेर मेरवाड़ से एक सीट निर्धारित थी और वहीं भारत की संघीय विधानसभा में भी एक सीट निर्धारित थी। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है साथियों? पहला। चलें अगले प्रश्न पर बात करते। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। देखिए, यहां मैं पहले बात कर चुका हूं कि द्वैध शासन को लेकर 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर करके कन्फ्यूजन होता है। देखिए, द्वैध शासन को लेकर 2 अधिनियम अक्सर करके पूछे जाते हैं, उनमें कन्फ्यूजन होता है। और पहला अधिनियम है 1919 का अधिनियम और दूसरा है 1935 का अधिनियम। आपको यह विशेष बात याद रखनी है कि 1919 के अधिनियम के तहत तो प्रांतों में, कहाँ पे साथियों? प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की गई, और 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में। इसको कंफ्यूज मत करना भाई। और 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में जो व्यवस्था लागू की गई, वो प्रांतों में स्वायत्तता की बात की गई थी। प्रांतों में स्वायत्तता की बात की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की बात 1919 के अधिनियम के तहत की गई थी, न कि 1935 के अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में ये व्यवस्था लागू की गई। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? पहला। यहाँ कन्फ्यूजन ना हो, फिर बता रहा हूँ, द्वैध शासन 2 अधिनियमों से रिलेटेड है, 1919 के अधिनियम से और 1935। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया, जबकि 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन, जबकि 1935 के अधिनियम द्वारा उन प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई थी। इसलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? बिल्कुल एक पहला आंसर इसका रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा मेरे विचार में। चलें अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा कथन सही है। यहाँ कूट दे रखे हैं, कौन सा सही है। अब देखिए सही को छांटना है हमको, तो पहला देख लें अपन। इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों से मिलकर अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, 1935 के अधिनियम का संघीय हिस्सा तब लागू हुआ जब रियासतों को संघ में शामिल होने के लिए राजी किया गया। बिल्कुल ये बात भी सही है। सही है क्या, ये गलत है? देखिए, रियासतों को संघ में शामिल होने के लिए राजी किया गया, राजी नहीं किया गया था, क्योंकि रियासत तो राजी थी नहीं। रियासत तो ये चाहती थी कि हम स्वतंत्र रहें, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा है, भारत में केंद्र सरकार का संविधान वही रहा जो कुछ संशोधनों के साथ 1919 के अधिनियम के तहत था। बिल्कुल, जब तक वो लागू नहीं हो रहा है तब तक यही था। चौथा, 1919 के अधिनियम में यथा उपबंधित केंद्रीय विधायिका की शक्ति कार्य भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक अपरिवर्तित रहे। बिल्कुल अपरिवर्तित रहे। क्यों, मैं आपको बता दूं, 1935 का जो अधिनियम था वो पूरी तरह लागू ही नहीं हुआ। 1935 का अधिनियम 1937 में लागू हुआ, लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। इसीलिए 1919 का अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1945 तक एज इट इज बना रहा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है और चौथा सही है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला, तीसरा और चौथा, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर यह बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों, भारतीय राज्यों को मिलकर एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना करनी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, 1935 के अधिनियम का संघीय हिस्सा तब लागू हुआ जब रियासतों को संघ में शामिल होने के लिए राजी किया गया। रियासत तो कभी राजी थी नहीं, रियासत तो स्वतंत्र रहना चाहती थी। ठीक है। तीसरा, भारत में केंद्र सरकार का संविधान वही रहा जो कुछ संशोधन के साथ 1919 के अधिनियम के तहत था। बिल्कुल सही बात है। और 1919 का अधिनियम भारत स्वतंत्रता 1947 तक अपरिवर्तित रहा। बिल्कुल ये बात भी सही है, बिल्कुल अपरिवर्तित रहा। तो इसमें 1, 3 और 4 बिल्कुल सही आंसर होंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? स्थापित किया गया, ध्यान रखें, स्थापित और पुनर्गठित किया गया था। तो यहाँ संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय। अब इसमें आपको आंसर देखना है कौन सा स्थापित या पुनर्गठित किया गया था। तो ध्यान रखें, संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग जो प्रशासनिक सेवा हेतु था, बिल्कुल इसको गठित किया गया। और वहीं संघीय न्यायालय को भी गठित किया गया, जिस संघीय न्यायालय को फेडरल कोर्ट के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना जाता था? फेडरल कोर्ट के नाम से। तो यहां पर सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प पहला और दूसरा दोनों ही सही है। इसलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? बी, या अपन कह सकते हैं दूसरा, या अपन कह सकते हैं ब। ठीक है भाई, ध्यान रखें, संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय दोनों को ही क्या किया गया था? स्थापित किया गया, पुनर्गठित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्या एक और मैं बात बता दूं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई, ध्यान रखें, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी, वो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1774 में, 1774 में कहां पर? कलकत्ता में। कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? कलकत्ता में। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर बी रहने वाला है, बी, दूसरा या ब। चलें अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिनमें केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन प्राप्त था? अब देखिए, पिछली क्लास में मैंने जो
भारत शासन अधिनियम में 10 अनुसूचियां हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो 10 अनुसूचियां हैं, 10 की मैंने विस्तृत चर्चा की, पहली अनुसूची में क्या है और 10वीं अनुसूची तक क्या है। तो अभी आपको मैंने बताई थी विधायी शक्ति को लेकर बात। विधायी शक्ति, और ध्यान रखें विधायी शक्ति का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? विधायी शक्ति का उल्लेख मिलता है 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में ही, ध्यान रखें एक इम्पोर्टेंट बात, 7वीं अनुसूची में ही केंद्र राज्य संबंधों का या केंद्र प्रांत संबंधों का उल्लेख मिलता है। और इसी को कॉपी करते हुए भारतीय संविधान में, ध्यान रखें भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में भी इसी को लेकर 7वीं अनुसूची, आपने देखा होगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत उल्लेख किया गया है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है? बिल्कुल सही है, इसका आंसर अनुसूची 7 यानी कि आंसर 3rd रहने वाला है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। याद रखना है कि भारतीय संविधान में भी 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों का संबंध है, वहीं भारत शासन अधिनियम 1935 में भी 7वीं अनुसूची में कहा यह जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 का लगभग 2/3 हिस्सा एज इट इज भारतीय संविधान में स्वीकार कर लिया गया था, और उसी की परिलक्षण या उसी का एक लक्षण ये हमें दिखाई देता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? ध्यान रखें नहीं दिया गया था। किसे नहीं दिया गया था स्थान? देखिए मुस्लिमों को दिया गया, सिख को दिया गया, एंग्लो इंडियन को दिया गया, लेकिन पारसी को नहीं दिया गया, क्योंकि पारसी को काउंट करते थे हिंदू में। ठीक है ना, पारसी को हिंदी में काउंट करते थे। और यहां एक और बात ध्यान रखना, भारत में 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की गई। पृथक निर्वाचन शुरू हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, 1909 के तहत भारत में पृथक निर्वाचन शुरू किया गया था, और 35 के तहत नियम के तहत मुस्लिमों को, सिखों को और एंग्लो इंडियन को स्थान मिला, इनको नहीं मिला। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका आंसर तीसरा रहेगा। इन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, फिर आपको इन चीज़ों को एक बार नोट कर लें कॉपी में, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण सवाल हैं, ये महत्वपूर्ण सवालात हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं, और इनको पढ़ना आपके लिए उतना ही उपयोगी है जितना आपके लिए आपके नोट्स या बुक्स हैं, क्योंकि ये सवाल वो हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चलें आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 को लेकर के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। देखिए संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था, दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कल आंसर दिया था रेनू जी ने, आंसर इसका सही दिया था और ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसको कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। तो इसका आंसर दूसरा है। ये पहले भी एक बार परीक्षा में पूछा गया, दोबारा भी परीक्षा में पूछा गया। एक बार 18 में पूछा गया और एक बार इसको पूछा गया था आपके अभी हाल ही में 24 में। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है और विशेष ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को नोट करना है कि बार बार रिपीट हो रहे हैं,
बार बार रिपीट हो रही है क्वेश्चन, और जब बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर ये आपकी परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? देखिए क्या नहीं है कि अगर हम बात करें तो नहीं है कि कंडीशन में इसमें चार ऑप्शन दे रखे। एक दे रखा है आपका संघ प्रांतीय स्वायत्तता, दूसरा केंद्र में द्वैत शासन, चौथा समवर्ती सूची का सृजन और प्रांतों में द्वैत शासन। अब इसका आंसर आप दो भाई। बड़ा रोचक सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है। इसी सवाल को लेकर मैंने पिछली बार अभी बात की थी और यह प्रश्न भी दोबारा पूछा गया था एग्जाम में। भाषा बदल दी गई, कॉन्सेप्ट वही है। अब देखो, संघ और प्रांतों में स्वायत्तता की बात तो करता ही है, केंद्र में द्वैत शासन 1935 के तहत आया, प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के तहत आया, समवर्ती सूची का सृजन किया गया। प्रांतों में जो द्वैत शासन है ये 1919 के अधिनियम के द्वारा आया था। ठीक है ना, क्योंकि प्रांतों में स्वायत्तता की बात करता है। प्रांतों में 1935 का अधिनियम प्रांतों में स्वायत्तता की बात करता है, ना कि द्वैत शासन की। तो ये गलत हो गया। अब यह नहीं है, विशेषता नहीं है, यही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? चौथा। बहुत रोचक सवाल था, कई बार पूछा गया एग्जाम में, बदल बदल के पूछा गया, भाषागत शैली को बदल के पूछा गया। और आपको ये याद रखना है कि 1935 के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए और क्या क्या प्रावधान नहीं किए। कंपैरिजन टू 1919 एक्ट 1919 के अधिनियम के तहत हम एक दिन 1919 के अधिनियम की क्लास भी लेकर आएंगे, जिसमें 1919 के अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर भी चर्चा की जाएगी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान की, जिसमें से सत्य कथन कौन सा है? अब सत्य कथन की हमें पहचान करनी है, इसमें से सत्य कथन कौन सा है? ये भी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, अधिनियम अनुसूची 7 में 3 सूचियां थी, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती थी। ठीक है, केंद्र सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 36 विषय थे, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में अंतर्निहित की गई थी। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? यहां पर यह कंफ्यूज कर रहा है, ये सत्य नहीं असत्य कथन है। असत्य कथन की पहचान कीजिए, जो असत्य है, गलत है। ठीक है, अनुसूची 7 में 3 सूचियां थी, बिल्कुल केंद्र और राज्यों के मध्य, ये तो सही है। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित की गई, ये भी सही है। अब ये दो रह जाते, केंद्र सूची में 59 विषय थे और प्रांतीय सूची में 36 विषय। अब देखिए, केंद्र सूची में तो 59 विषय थे, लेकिन प्रांतीय सूची में 36 विषय नहीं थे। यहां आपको ये बात याद रखनी होगी कि केंद्र सूची में 59 विषय थे, लेकिन जो प्रांतीय सूची थी उसमें कितने विषय थे? उसमें 36 विषय नहीं थे, क्योंकि प्रांतीय सूची में जो विषयों की संख्या थी वो 54 थी, और जो 36 विषय थे वो समवर्ती सूची में थे। ध्यान रखें, समवर्ती जो तीसरी सूची थी, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। तो आपको तीनों सूचियों के विषय याद होने चाहिए। केंद्र सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? 3। ध्यान रखें, एक केंद्र सूची में कितने हैं? 59 हैं, प्रांतीय सूची में कितने? 54 हैं, और समवर्ती सूची में कितने? 36 हैं। अगर यही मैं केंद्र भारतीय संविधान की बात करूं, भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने हैं? तो ध्यान रखें, इसका भी बता देते हैं। संघ सूची में 97 है, राज्य सूची जो वर्तमान में भारतीय संविधान में उसमें 66 विषय हैं, और समवर्ती सूची जो है
उसमें 47 विषय। ये डिफरेंस है दोनों का, ये भारत शासन अधिनियम 1935, ये भारतीय संविधान का। तो इसका विशेष ध्यान रखना है भाई, दोनों के डाटा आपको याद रखने, 59, 54, 36, 97, 66 और 47। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? असत्य कथन कौन सा है? तीसरा है असत्य कथन। ये बातों को, इनको कंटेंट को, इन फैक्टों को थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन की संरचना के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? अब देखिए कौन सा वक्तव्य इसमें से सही है को छांटना है हमको कि कौन सा वक्तव्य सही है। अब सही की बात करें अपन, तो एक एक को अपन पढ़ लेते हैं। यह देश में एक संघीय ढांचे का प्रदान नहीं करता, संघीय ढांचे को प्रदान नहीं करता, बिल्कुल सही है। ये देश में संघीय ढांचे को प्रदान नहीं करता, ठीक है। दूसरा, यह संघीय विधानमंडल के लिए मंत्रियों की सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक संदर्भ था, बिल्कुल सही है। अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श हेतु गवर्नर जनरल का मंत्रिपरिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होना था, यह गलत है। इसका उच्च सदन की स्थायी सदन के रूप में नहीं माना गया जो आवधिक गठन विघटन के अधीन था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर उच्च सदन को स्थायी सदन के रूप में नहीं माना गया था जो आवधिक विघटन के अधीन था। विघटन उसका हो सकता था, भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं होता। इसमें जो इसका आंसर सही रहेगा वो क्या रहेगा? सही वो रहेगा कौन सा वक्तव्य सही है? तो ये तो सही नहीं है भाई, पहला तो सही नहीं है। विधानमंडल मंत्रियों सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी एक संदर्भ था, नहीं है ये भी। ये भी सही नहीं है। अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों में संपादन के लिए गवर्नर जनरल का मंत्रिपरिषद संख्या 10 से अधिक नहीं होना था, ये सही है। ये होना था, देखिए यहाँ गड़बड़ कर गया, ये सही है। इसका जो वक्तव्य सही है वो तीसरा वक्तव्य सही है। इसका कौन सा वक्तव्य सही है भाई? तीसरा। एक बार इसको दोबारा से अच्छे से देख लें। ये गलत है, ये गलत है, ये सही है और ये गलत है, ठीक है भाई। थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ें क्योंकि अक्सर करके इसमें क्या गलतियां हो जाती हैं। चलें अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 दास्ता का बंधन पत्र था, किसने कहा? अब देखिए कि वक्तव्य वाली बात है, और वक्तव्य वाली बात मैंने कहा था कि आपको याद रखनी पड़ेगी, और ये कहने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े सुंदर ढंग से कहा था कि दास्ता का बंधन पत्र है, यह बंधन पत्र था। ये किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसके बाद एक प्रश्न पर और चर्चा कर लेते हैं, और वो प्रश्न क्या रहने वाला है कि 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी, बताइए। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी, हाई कमिश्नर की नियुक्ति या प्रांतों में स्वायत्तता। मुख्य विशेषता क्या थी बताइए भाई? देखिए प्रांतों में द्वैध शासन तो था ही नहीं, वो तो 1919 के तहत था। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व तो था नहीं, हाई कमिश्नर की नियुक्ति का कोई मामला नहीं, प्रांतों में स्वायत्तता, ये मुख्य विशेषता है इसकी। प्रांतों में प्रांतों की स्वायत्तता 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? चौथा। तो आज की क्लास यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं आपके अपने राजनीति मंथन के चैनल के साथ। आज थोड़ा मेरे को जल्दी सी भी है ना, तो जो भी कमेंट आए मैं उन कमेंटों के जवाब बिल्कुल दूंगा। तो ध्यान रखें, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।